Hello, Namaste everybody. This is Sarvesh Sharma, a teacher of English, and I welcome you to the class of English literature. Today we are going to start the syllabus of BA second year, and your first poem is Elegy written in a country churchyard, composed by Thomas Gray. देखिए, सबसे पहले हम BA सेकेंड ईयर की पोएम पढ़ रहे हैं एलेजी written in a country churchyard, composed by Thomas Gray. ये जो पोएम है थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है, रचित है. एंड बिफोर स्टार्टिंग आवर पोएम we should know about the poet and about the poem. पोएम स्टार्ट करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कवि के बारे में और उस पोएम के बारे में. तो देखिए, कवि के बारे में जाने, थॉमस ग्रे के बारे में कुछ पॉइंट्स हम जानने की कोशिश करते हैं. थॉमस ग्रे, अगर पहला पॉइंट इसके बारे में हम जानने की कोशिश करें तो ही वाज born on 26th December 1760 in London. Thomas Gray was born on 26th December 1716 in London. थॉमस ग्रे जो पैदा हुए थे लंदन में हुए थे और 26 दिसंबर 1716 को हुए थे. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने की कोशिश करें. ही वॉज डाइड ऑन 13th जुलाई 1771 आल्सो इन लंदन. और जो थॉमस ग्रे की डेथ हुई थी वो 30 जुलाई 1771 को हुई थी लंदन में. इसके बाद देखें कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में. हिज फादर्स नेम वॉज फादर फिलिप ग्रे एंड मदर, जो इनकी मां है, डोरोथी है. हिज फादर फिलिप जो ग्रे थे, ही वॉज वेरी इसेंट्रिक, क्रूअल एंड वायलेंट पर्सन. जो इनके पिता हैं फिलिप ग्रे, बहुत ही निर्दयी, गुस्से वाले और इसेंट्रिक व्यक्ति थे. ये इनको पढ़ाने के प्रति भी ज्यादा सचेत नहीं थे. मां की कोशिशों के बाद ये पढ़ पाए थे थॉमस ग्रे. देखिए, थॉमस ग्रे के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ते हैं. ही लेफ्ट द कॉलेज इन 1738. इन्होंने अपने कॉलेज को ड्रॉप कर दिया था, छोड़ दिया था 1738 में. और इंपॉर्टेंट तथ्य यह है, विदाउट कंप्लीटिंग हिज डिग्री. इन्होंने जो अपना कॉलेज ड्रॉप किया था वो कैसे किया था? विदाउट कंप्लीटिंग हिज डिग्री. हाउएवर लेटर ही कंप्लीटेड हिज डिग्री इन लॉ. बाद में इन्होंने अपनी डिग्री लॉ में कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उस समय 1738 को इन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया था. थॉमस ग्रे जो थे, उन्होंने अपनी डिग्री को 1708 में अधूरा छोड़ करके यूरोप के टूर के लिए चले गए थे. और टूर पर से वापस लौटने के बाद इन्होंने अपनी डिग्री को कंप्लीट किया लॉ में, जिसकी कभी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थॉमस ग्रे ने। इसके बाद देखें
थॉमस ग्रे जो थे, he was one among the 12 children who reached up to the age of youth. थॉमस ग्रे ने ये पोएम जो लिखी है, ये ऑब्सक्योर लाइफ को इंगित करते हुए लिखी है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट थॉमस ग्रे। आपने एक बार लिख लीजिए, उसके बाद आगे अबाउट द पोएम कराते हैं, लिख लो। देखिए, ये थे अबाउट द पोइट। अब अगर हम बात करें पोएम के विषय में, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट पोएम। अबाउट द पोएम, देखिए मैंने अभी बताया था, ही लेफ्ट हिज कॉलेज इन 1738 बट ही स्टार्टेड राइटिंग द पोएम इन 1742 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज इंटीमेट फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट। देखो, इस पोएम के विषय में कुछ जानकारियां लें तो हम जानेंगे कि ये जो पोएम है, ही started writing the poem in 1742। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ रहे हैं पोएम के बारे में, बहुत ही एग्जाम में आते हैं ये सारी चीजें। He started writing the poem in 1742। अब इसमें हम जब आगे जोड़े तो after the death of his intimate friend Richard West, he started writing this poem after the death of his intimate friend Richard West। रिचार्ड वेस्ट इनके एक मित्र थे, उनकी मृत्यु के बाद इन्हें बहुत दुख हुआ था, क्योंकि ये फेमस नहीं थे। रिचार्ड वेस्ट को लोग इसीलिए जानते हैं क्योंकि ये थॉमस ग्रे के मित्र थे। रिचार्ड जो वेस्ट हैं, इनकी मृत्यु के बाद पेंड होकर के इन्होंने इस पोएम को लिखना शुरू कर दिया था 1742 में। नेक्स्ट पॉइंट हम जाने, ही कंप्लीटेड दिस पोएम, he completed this poem in 1750। थॉमस ग्रे ने इस पोएम को पूरा कर लिया था 1750 में, और पूरा करने के बाद इट वाज पब्लिश्ड इन 1751। देखें नेक्स्ट पॉइंट, it was published in 1751। जो ये पोएम है एलर्जी की, ये पब्लिश्ड हो गई थी 1751 में। ओके, देखो ये जो पोएम है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, this poem was written at the end of Augustan age and in the beginning of romantic age।
इन्होंने जो ये पोएम, ये सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है, दिस पोएम वाज रिटन एट द एंड ऑफ ऑगस्टन एज, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है बहुत ज्यादा। ऑगस्टन एज के एंड में लिखी गई थी और इन द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज। तो इसमें दो एज सम्मिलित हो गए, अंत था किसका, ऑगस्टन एज का, और बिगिनिंग था रोमांटिक एज का, तब ये पोएम लिखी गई थी। और एक इंपॉर्टेंट तथ्य है इसमें, दिस पोएम invokes the idea of neoclassical age। इस पोएम के अंदर न्यू क्लासिकल का एज का एक आइडिया है, आइडिया को लिख देते हैं, न्यू क्लासिकल एज मोमेंटो मोरी, विच मीन्स, मोमेंटो मोरी का मतलब क्या है, विच मीन्स रिमेंबर दैट यू मस्ट डाई। इस पोएम के अंतर्गत न्यू क्लासिकल एज का एक आइडिया है मोमेंटो मोरी। मोमेंटो मोरी को व्यक्त किया गया है, जिसका मतलब होता है रिमेंबर दैट यू मस्ट डाई, याद रखिए कि तुम्हें मरना होगा। तो ये एक पोएम के बारे में संक्षिप्त जानकारी है, एक बार आप इसे लिखें, उसके बाद आगे बताते हैं पोएम के बारे में। लिखिए, मैं समझता हूं लिख लिया होगा। देखें, हम सारी जानकारियां वन बाय वन करके लिखेंगे। अब देखिए, ये था अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम। अब यहां से आगे हम पोएम के विषय में पढ़ें कि एक एलेजी है। जैसे ही हमने देखा कि ये एलेजी है, तो हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उठता है कि व्हाट इज एन एलेजी, एलेजी क्या है। तो देखें, एलेजी के बारे में जान लेते हैं हम, एलेजी क्या है। एलेजी, द word elegy originate, the word elegy originates from the Latin word elegia, which means the word elegy originates from the Latin word elegia, which means, जिसका मतलब होता है which means a lament, lament विलाप, literally
literally, hence literally, sorry, hence literally the elegy means a song of sorrows and mourning. Elegy means a song of sorrows and mourning. यानी एलेजी का मतलब होता है एक दुख भरा गीत या एक विलाप. ओके, इसके बाद देखें द एलेजी मे बी टू टाइप्स. ये जो एलेजी है ये दो प्रकार की हो सकती है. एलेजी में बी टू टाइप्स, पर्सनल एलेजी एंड इम्पर्सनल एलेजी. पर्सनल एलेजी एंड इम्पर्सनल एलेजी. इन personal elegy, the poet mounts on the death of his intimates and dear and dears and nears. पर्सनल एलेजी के अंतर्गत देखो डिफरेंस क्या है. एलेजी दो प्रकार की हो सकती है, पर्सनल एलेजी और इम्पर्सनल एलेजी. पर्सनल एलेजी में क्या होता है, जो पोएट होता है वो अपने किसी प्रिय व्यक्ति के, अपने इंटीमेट व्यक्ति की मौत पर रोता है, उसकी मौत पर विलाप करता है. While in the impersonal elegy, the poet expresses, in the impersonal elegy, the poet expresses his sorrowful feelings for the unhappy lot of certain persons who are no more in the world. That is an elegy. एलेजी में भी टू टाइप्स. एलेजी दो प्रकार की हो सकती है, पर्सनल एलेजी एंड इम्पर्सनल एलेजी. पर्सनल एलेजी और इम्पर्सनल एलेजी. इन पर्सनल एलेजी द पोएट माउंट्स ऑन द डेथ ऑफ हिज इंटीमेट्स एंड dears and nears and kith and kins. Kith and kins is an idiom which means relatives. ये जो पोएट है अपने डियर, जो प्रिय व्यक्ति हैं, और नजदीकतम जो व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु पर माउंट्स करता है, विलाप करता है पर्सनल एलेजी के अंतर्गत. जबकि इन इम्पर्सनल एलेजी, जो इम्पर्सनल एलेजी होती है उसके अंतर्गत जो कवि है, पोएट है, वो विलाप करता है, एक्सप्रेसेस हिज सॉरोफुल सैड फीलिंग्स. किसके लिए? फॉर द अनहैप्पी लॉट ऑफ सर्टेन पर्सन्स. कुछ निश्चित व्यक्तियों के दुर्भाग्यशाली भाग्य के लिए उन पर विलाप करता है, उनको अपनी अपनी जो सोरोफुल फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करता है. हु आर नो मोर इन द वर्ल्ड, जो अब इस दुनिया में नहीं है. तो हमने अब तक की क्लास में अबाउट द पोएट जाना, सीडी बाय सीडी स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं. अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम, कभी कब पैदा हुआ, कब मरा, क्या लिखा उसने,
इसके बाद हमने इस पोएम में जाना कि ये इलेजी जो है ये क्या है। अच्छा, इस इलेजी की एक ये ए बी फॉर्म में लिखी गई है जो इलेजी है, और इस प्रकार के जो स्टेंजाज होते हैं इलेजियक स्टेंजाज कहलाते हैं। ये अभी जब हम पोएम करेंगे तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आप इसे एक बार लिख लो, इसके बाद पोएम को थोड़ा सा पढ़ते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम। ये पोएट्री की आपकी फर्स्ट पोएम की फर्स्ट स्टेंजा है। सबसे पहले हम इसकी पोएटिक ब्यूटी देखते हैं। देखो, आप फर्स्ट ईयर पास करके आए हो तो निश्चित रूप से राइम के बारे में जानते होंगे। वैसे भी मैंने पहला जो क्लास है वो सोनेट्स का दिया है, उसको आप थोड़ा देखोगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। यहां से स्टार्ट करें, थोड़ा ध्यान लगाइए। पार्टिंग डे, ये फर्स्ट 4 लाइन्स हैं। पहले तो आप देखो डे, द लॉइंग हार्ट वेंट स्लोली ओवर द ली, डे ली, द प्लोमन Homer's plots is very way, the leaves the word to darkness and to me। ऊपर से देखिए डे ली वे मी, डे तो ये ए साउंड, फर्स्ट साउंड है इसलिए इसको हम ए दे दें। ली इससे भिन्न साउंड है तो बी हो गया। वे, डे वे, डे वे, यानी पहली साउंड ही रिपीट हो रही है तो क्या आएगी यहां पर, ए। इसके बाद मी, ली मी, ली मी, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ बी। तो क्या बनी इसकी राइमिंग स्कीम, ए बी ए बी। पहली बात तो राइमिंग स्कीम की हो गई। राइमिंग स्कीम हमारी ए बी हो गई। इसमें सैड टोन है, सोमर टोन है। सोमर टोन का मतलब है थोड़ी की सैडोनेस है, इसमें है थोड़ी सी सैडनेस है, सोरोफुल एनवायरमेंट है। तो हम इस प्रकार के, पहले तो ये समझो कि इसमें कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 लाइन्स का अगर कोई पोएट्री में स्टेंजा है तो उसको क्वाट्रेन कहते हैं, क्वाट्रेन। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी एंड हैज ए सोमर टोन, सो इट इज कॉल्ड इलेजियक स्टेंजा। ये तो पोएटिक ब्यूटी की बात हो गई। इसकी सोमर टोन है, सोरोफुल एनवायरमेंट है, सोरोफुल टोन है, 4 लाइन्स हैं, ए बी राइमिंग स्कीम है। तो इसको क्या कहेंगे ऐसी स्थिति में, इलेजियक स्टेंजा। ये पोएटिक ब्यूटी की बात हमने की। अब थोड़ा वर्ड मीनिंग देखें, फिर इस पोएम को पढ़ेंगे, पढ़ने पढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, अबाउट द पोएम और पोएट पढ़ चुके हैं। अब रेगुलर वे में हम इस पोएम को ही पढ़ेंगे एक एक स्टेंजा करके। बोर्ड पे इसलिए लिखा है बिकॉज क्योंकि लेक ऑफ बुक, किताब है नहीं है थोड़ा सा, तो बोर्ड पे लिख दिया है लाइन। और क्लास अगर आगे होती है तो ज्यादा आसान होता है। यहाँ पर तो बोर्ड पे लिखकर ही पोएट्री पढ़ानी पड़ेगी पूरी के पूरी। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल पार्टिंग डे। एक एक वर्ड्स मीनिंग को जाने। द कर्फ्यू टॉल, कर्फ्यू का मतलब है द बेल ऑफ चर्च। मेरा कहने का मतलब है कर्फ्यू मीन्स द बेल ऑफ चर्च, टॉल मीन्स रिंग्स। The nail means death well. Parting day, ending day, ending day। हम वर्ड बाय वर्ड एक एक मीनिंग देख रहे हैं इसका, फिर इसका अनुवाद करेंगे। देखो, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू मीन्स द बेल ऑफ चर्च, टॉल्स रिंग्स, nail death well, parting ending day। ओके, द लॉविंग, लॉविंग का मतलब क्या है, अ कॉलिंग साउंड
A calling sound made by cows. A calling sound made by cows. Herd. Herd means a group of cattle. Wind, strong air. You know it. Slowly over the lea. ली का मतलब है मीडो. पास्चर. ली मीन्स मीडो, पास्चर. द प्लोमेन. प्लोमेन मीन्स पीसेंट, meaning farmer. Homewards, towards home. Towards home. Towards home. Homeward का मतलब क्या है? Toward home. Plots, truss, meaning walking with a tired way. Very tired and leaves the world to darkness and to me. इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है. देखिए अब थोड़ा इसको हिंदी में जानने की कोशिश करें. कर्फ्यू टॉल्स. कर्फ्यू का मतलब है चर्च की घंटी. द कर्फ्यू टॉल्स. चर्च की घंटी बजाती है. द नेल ऑफ पार्टिंग डे. अंत होते हुए. कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे. चर्च की घंटी बजाती है. द नेल ऑफ पार्टिंग डे. अंत होते हुए दिन की. डेथ वेल को, मृत्यु की घंटी को. दिन का अंत हो रहा है, उसकी मृत्यु की घंटी को. देखो सोमर टोन है. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. प्रारंभ से पहली लाइन से ही उसने सीरियसनेस रखी है लेखक ने, पोएट ने, सॉरी. कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे. चर्च की घंटी अंत होते हुए दिन की डेथ वेल को रिंग करती है, बजाती है. अ लॉविंग हर्ड. लॉविंग एक कॉलिंग साउंड मेड बाय काउज. हमारे यहां इसको रम्हाना कहते हैं, रम्हाना. अ लॉविंग हर्ड. जानवरों का झुंड, गायों का झुंड, पशुओं का झुंड और उसके रमाने की आवाजें, यानी रमाते हुए. लॉविंग हर्ड, रमाते हुए पशुओं की आवाजें. वेंड स्लोली, धीमी धीमी गति से चलने वाली हवा में. ओवर द ली, चल रहे हैं धीरे धीरे. ओवर द ली. ली मीन्स मीडो, पास्चर, चारागाह. इट्स मीनिंग चारागाह. लॉविंग हर्ड, रमाते हुए कैटल्स, जानवर, धीमी गति से चलने वाली हवा में. ओवर द ली, मूविंग ओवर द ली, यानी कि चल रहे हैं चारागाह के ऊपर. चारागाह में धीमी धीमी वायु में, हवा में धीमी धीमी गति से रमाते हुए जानवर चल रहे हैं. प्लोमेन होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी वे. बहुत शानदार सेंटेंस है. द प्लोमेन होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी वे. इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. अंग्रेजी साहित्य रखने वाले छात्र सेंटेंस को बहुत प्रेम करते हैं बिकॉज दिस सेंटेंस हैज ए स्पेशल फिगर ऑफ स्पीच ट्रांसपोर्ट एपिथेट. देखो क्या है ये. प्लोमेन किसान लोग. प्लोमेन किसान लोग, हल चलाने वाला किसान. द प्लोमेन किसान. होमवर्ड, अच्छा जिसकी तरफ टू वार्ड या वार्ड लग जाता है उसके वो होता है की तरफ. जैसे मैं कहूं सनवार्ड, मूनवार्ड, सूरज की तरफ, चांद की तरफ. होमवर्ड घर की तरफ. द प्लोमेन होमवर्ड्स, किसान जो लोग हैं घर की तरफ चलते हैं. प्लॉट्स, प्लॉट्स में ट्रच. ट्रच का मतलब है लड़खड़ाते हुए कदमों से, थके हुए कदम. जब व्यक्ति थक कर चलता है तो कहीं इधर पैर उधर पैर डालता है, उसको ट्रच कहते हैं. ट्रच कहते हैं, प्लॉट्स कहते हैं. प्लोमेन होमवर्ड प्लॉट्स, किसान है वो घर जा रहा है, घर की ओर जा रहा है थके हारे कदमों से. हिज वेरी वे, यहां देखो वेरी वे, थके हुए रास्तों पर.
इस लाइन का अर्थ है पूरी का कि जो किसान है वो थक कर के हैविंग टायर्ड ही इज मूविंग टुवार्ड्स हिज होम, थक कर के वो अपनी घर की ओर जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस को मैंने इस तरह से क्यों कहा कि ये बहुत खूबसूरत सेंटेंस है। इसमें देखिए, यहां देखो आप, वेरी वे, यहां पोएटिक ब्यूटी है इसमें। वेरी वे, थके हुए रास्ते। क्या रास्ते कभी थक सकते हैं? मैं समझता हूं जवाब होगा नहीं। अगर सामने क्लास होती तो बहुत अच्छे से इसको और समझा पाते। वेरी वे, थका हुआ रास्ता। भाई साहब, रास्ता थकता नहीं है, इंसान थकता है। थके हुए कौन है? किसान। ये जो एडजेक्टिव है वेरी, ये ईमानदारी से आया किसके लिए है? वस्तुतः ये आया है आपके प्लॉमैन के लिए। थके हुए कौन है? किसान। लेकिन कवि ने इसका प्रयोग कहां कर दिया है? वे के लिए। इसी में एक फिगर ऑफ स्पीच बनता है, ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। ट्रांसफर्ड एपिथेट। द प्लोमैन होमवर्ड्स प्लॉड हिज वेरी वे। थके हुए किसान अपने घर की तरफ जाते हैं। ये लाइन समझ में आई होगी। यहाँ एडजेक्टिव, ये वेरी जो है थका हुआ प्लॉमैन के लिए है, जबकि लगाया यहां पर है, इसलिए यहां पर फिगर ऑफ स्पीच बन गया ट्रांसफर्ड एपिथेट। जैसे मैं कहूं स्लीपी नाइट्स, आई स्पेंड देयर सो मेनी स्लीपी नाइट्स। स्लीपी नाइट्स, स्लीपी नाइट्स। अब भाई साहब, मैंने कहा आई स्पेंड देयर सो मेनी स्लीपी नाइट्स, उनीदी रातें। रात को नींद आती है क्या? इंसान को नींद आती है। दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। समझ में आया होगा। नेक्स्ट लाइन देखें, एंड लीव्स द वर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और ये सब लोग, ये सारे लोग छोड़कर जा रहे हैं मुझे अंधेरे के लिए। सॉरी, एंड लीव्स द वर्ल्ड, ये सारे लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। टू डार्कनेस, अंधेरे के लिए, एंड टू मी, और मेरे लिए। यानी कि जो ये सारी चीजें हैं और पास्चर्स है, बाकी जो चीजें हैं, विंड है, ये तो सब लोग घर जा रहे हैं। और ये कहां, किसको छोड़ के जा रहे हैं? इस दुनिया को अंधेरे के लिए दे के जा रहे हैं और मेरे लिए दे करके जा रहे हैं। दोबारा से देख लो, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। द कर्फ्यू टोल्स, चर्च की घंटी बजाती है मृत्यु की घंटी को, अस्त होते हुए दिन की मृत्यु की घंटी को। एंड लविंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, एंड द लविंग हर्ड, जो रमाते हुए जानवर हैं, रमाते हुए पशु हैं, वेंड स्लोली ओवर द ली, वो धीरे धीरे जा रहे हैं धीमी धीमी चलने वाली हवा में, पास्चर के पार, यानी कि मीडो के पार, यानी चारागाह के उस पार। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी वे। किसान जो हैं, थके हुए जो किसान हैं, वो अपने घर की तरफ थके हारे कदमों से जा रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड, इस दुनिया को छोड़ करके, इस खेत को, खलिहान को छोड़ करके, टू डार्कनेस, अंधेरे के लिए, एंड टू मी, और मेरे लिए। यह है इसका हिंदी। अब इसके हम बारे में, इसकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं, किस प्रकार से व्याख्याएं आती हैं एग्जाम में, और उसका एक्सप्लेन करना होता है, तो हमें 4 स्टेजेस में, 4 फेजेस में एक्सप्लेन करना होता है। पहला है आपको रेफरेंस लिखना है, दूसरा कंटेक्स्ट लिखना है, फिर एक्सप्लेनेशन देना है, और उसके बाद आपको क्या करना है? क्रिटिकल नोट्स देना है। तो आइए देखें, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, कैसे एक्सप्लेन होगा। देखिए,
सबसे पहले हमें लिखना होता है रेफरेंस। पोएम को 4 स्टेजेस में हम एक्सप्लेन करते हैं। रेफरेंस, द प्रेजेंट क्वाट्रेंट। अच्छा, मैंने क्वाट्रेंट क्यों कहा? क्योंकि ये 4 लाइन का था। हम थोड़ा सा व्याख्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी व्याख्या करें, कैसे लिखें, लिखते हैं व्याख्याएं। देखें, आप इसको लिख सकते हैं। द प्रेजेंट क्वाट्रेन ऑफ फ्रॉम द universally applauded the present quatrain from the universally applauded composition was penned by Thomas Gray. The present quatrain from the universally applauded composition was penned by Thomas Gray. चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, these lines have been taken for the explanation from the, इस तरह से। इसके 3-4 वेरिएशंस हम लिखाएंगे तो आपकी धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर चाहो तो द प्रेजेंट क्वाट्रेन इज द सिलेक्शन, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। द प्रेजेंट क्वाट्रेन फ्रॉम द यूनिवर्सली अपलोडेड कंपोजिशन वाज पेन्ड बाय थॉमस ग्रे। आप इस तरह से लिख सकते हो, अथवा और बेहतर लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। द प्रेजेंट क्वाट्रेन is a selection from the universally applauded composition of Thomas Gray। तीसरे प्रकार से भी लिख सकते हो कि तीसरी प्रकार से कैसे लिख सकते हैं? द प्रेजेंट पीस ऑफ वर्स हैज बीन derived from the universally applauded poem. The present piece of verse has been derived from the universally applauded poem Elegy written in a country churchyard. In a country churchyard, composed by Thomas Gray. The greatest poet of pre-romantic age। आप इन इतने प्रकार से आप इसका रेफरेंस लिख सकते हैं। सबसे बेहतर ये रहेगा
अगर इतना बड़ा याद नहीं हो तो ये फिर ये काम चलाने के लायक है। इसमें सारी चीजें बताई गई है इसलिए ये थोड़ा ज्यादा बेहतर है। The present piece of verse has been derived from the universally applauded poem Elegy written in a country churchyard composed by Thomas Gray, the greatest poet of pre-romantic age। ये तीन इसलिए लिखा दिए हैं कि बार बार रेफरेंस नहीं लिखाना पड़ेगा, इस पूरी पोएम का एक ही रेफरेंस रहेगा, तो आप इनमें से कोई एक चुन लें। लास्ट वाला सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतर है। ओके, एक बार इसे लिखो आप। इसके बाद देखिए हम कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। लिख लिया होगा मैं समझता हूं। लिखने का एक तरीका है कि आप वहां पर वीडियो को पॉज कर दें और फिर आराम से लिख लें। इसमें फॉर द एक्सप्लेनेशन और जोड़ा जा सकता है। द प्रेजेंट पीस ऑफ वर्स फॉर द एक्सप्लेनेशन हैज बीन डिराइव्ड, इस तरह से भी फॉर द एक्सप्लेनेशन भी जोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट देखें, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि जो कवि है वो ओबस्क्योर लाइफ की जो ओबस्क्योर जो लाइफ है, ओबस्क्योर जो लोग हैं उनकी मृत्यु से बहुत ज्यादा पेंड हो जाता है। तो वो क्या करता है, ये हैम्पशायर का चर्च यार्ड है उसमें बैठा हुआ है, ठीक है, और ये सारी बातें फिर सोच रहा है। तो हम कंटेक्स्ट में कुछ उसके बारे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सिटिंग इन द country churchyard at the hour of evening। देखो इस लाइन से हम ये समझते हैं कि शाम का समय है, और पोएम की पहली लाइन से भी आप ये समझते हो कि शाम का समय है। सिटिंग इन द कंट्री चर्चयार्ड एट द आवर ऑफ इवनिंग क्वाइट बाई हिमसेल्फ। क्वाइट बाई हिमसेल्फ का क्या मतलब है? अकेले ही बैठा है। क्वाइट बाई हिमसेल्फ सिटिंग इन द कंट्री चर्चयार्ड एट द आवर ऑफ इवनिंग क्वाइट बाई हिमसेल्फ द पोएट casts a look at the neglected grapes lying scattered under the shapeless trees in which the rude forefathers of the village are enjoying their eternal sleep। In the lines under the reference poet describes या presents the various activities of the ending day। ये है इसका कंटेक्स्ट।
क्या है कंटेक्स्ट इसका? सिटिंग इन द कंट्री चर्चयार्ड, कंट्री चर्चयार्ड में बैठे हुए। कंट्री चर्चयार्ड मतलब शमशान, कब्रिस्तान। सिटिंग इन द कंट्री चर्चयार्ड, कंट्री चर्चयार्ड में बैठे हुए। एट द आवर ऑफ इवनिंग, शाम के समय। क्वाइट बाय हिमसेल्फ, बाय हिमसेल्फ मतलब अकेले। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हिमसेल्फ, बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है अलोन, अकेले। द पोएट कास्ट ए लुक, कवि नजर डालता है। एट द नेग्लेक्टेड ग्रेव्स, तिरस्कृत की गई कब्रों पर। तिरस्कृत की गई कब्रें क्यों कहा है? क्योंकि ना कोई वहां मॉन्यूमेंट्स है, क्योंकि वो बड़े लोग तो है नहीं, इसलिए उसने क्या कहा इन्हें? नेग्लेक्टेड ग्रेव्स। लाइंग स्कैटर्ड अंडर द शेपलेस ट्रीज, लाइंग स्कैटर्ड जो बिखरी पड़ी हैं, लाइंग स्कैटर्ड अंडर द शेपलेस ट्री जो बिखरी पड़ी हैं। शेपलेस ट्रीज आकृति विहीन पेड़ों के नीचे। इन विच द रूड फोर फादर्स ऑफ द विलेज, जिसमें कि गांव के रूड मतलब अनसिविलाइज्ड, जो फोर फादर्स हैं, आर एंजॉयिंग देयर इटर्नल स्लीप, आनंद ले रहे हैं अपनी अमर नींद का। अमर नींद से मतलब अपनी मृत्यु का, स्टेट ऑफ डेथ। इन द लाइन्स अंडर द रेफरेंस, इस रेफरेंस के अंतर्गत पोएट डिस्क्राइब द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द एंडिंग डे, जो कवि है वो वर्णित करता है भिन्न भिन्न क्रियाकलापों को अंत होते हुए दिन की। अब देखिए, इसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। उतार लीजिए आप एक बार, देखो। एक्सप्लेनेशन, अगर हम एक्सप्लेनेशन लिखें तो देखो क्या है, पहली लाइन में क्या है देखें। इन द स्टेंजा द पोइट, in the stanza the poet observes, in the stanza the poet observes the sign of ending day. Drawing ending day. He expresses a picture of various activities happen in a village at the hour of day, such as ringing of death bell, i.e. night, comma
calling sounds made by cows and returning of the laborers from the work site to their homes. As the activities advances, as the activities advances, the poet is left alone to face the world, and the darkness. From the beginning, the poet expresses the somber tone using the word knell, as the knell is not an ordinary well. It is rung at the death time and funeral, and the occasion of funeral. In the stanza, poet observe the sign of ending day. इस स्टेंजा में जो पोएट है ऑब्जर्व करता है एंडिंग डे के साइन को. ही एक्सप्रेसेस ए पिक्चर ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, तस्वीर प्रस्तुत करता है विभिन्न क्रियाकलापों की. हैपन इन ए विलेज एट द आवर ऑफ डे, जो घटित होते हैं शाम के समय में एक गांव में. सच एज रिंगिंग ऑफ डेथ बेल, जैसे कि डेथ बेल का बजना. नेल आई नेल अर्थात नेल. कॉलिंग साउंड मेड बाय द काउज, कॉलिंग साउंड जो होती हैं काउज की. एंड रिटर्निंग ऑफ द लेबरर्स और फार्मर्स फ्रॉम द वर्क साइट टू देयर होम्स. एज द एक्टिविटीज एडवांसेस, जैसे जैसे क्रियाकलाप बढ़ते हैं, द पोएट इज फेल्ट अलोन टू फेस द वर्ल्ड, कभी अपने आप को अकेला महसूस करता है इस दुनिया का सामना करने के लिए. एट द डार्कनेस, और अंधेरे का सामना करने के लिए. फ्रॉम द बिगिनिंग द पोएट एक्सप्रेसेस द सोमर टोन, प्रारंभ से ही जो कवि है वो ऐसी दर्दनाक टोन को रखता है. यूजिंग द वर्ड नेल, नेल शब्द का प्रयोग करते हुए. एज द नेल इज नॉट एन ऑर्डिनरी बेल, क्योंकि जो नेल है वो कोई सामान्य बेल नहीं है. इट इज रंग एट द डेथ टाइम, ये मृत्यु के समय बजाई जाती है. एंड द ओकेजन ऑफ फ्यूनरल, और किसी फ्यूनरल जो होता है अंतिम संस्कार के लिए जो ले जाते हैं उस समय अंत्येष्टि के समय पर इसको बजाया जाता है. ओके. इसके बाद देखिए
हम लिखेंगे इसका क्रिटिकल नोट्स। क्रिटिकल नोट्स एक बार आप इसे लिखें, मैं हटता हूं थोड़ा सा। देखिए क्रिटिकल नोट्स, क्रिटिकल नोट्स, द Gray has presented various activities. Gray has presented various activities performed by the poor in a countryside, in a village, दूसरा लिखें, इसके क्रिटिकल नोट्स में आप ट्रांसफर एपिथेट का जिक्र कर सकते हो। इन द थर्ड लाइन, the use of transferred epithet is praiseworthy. In the third line, the use of transferred epithet is praiseworthy. इस प्रकार से आप इसके क्या लिख सकते हो, इस प्रकार से आप इसके क्रिटिकल नोट्स लिख सकते हो। ये थी हमारी 4 लाइन की पोएम की व्याख्या। ठीक है, और बेहतर व्याख्या हो सकती है, ये आपके हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस पर डिपेंड करता है। मैं समझता हूँ ये समझ में, इसका हिंदी और करा देता हूँ। ग्रे हैज प्रेजेंटेड, ग्रे ने प्रस्तुत किया है, वेरियस एक्टिविटीज, विभिन्न क्रियाकलापों को, परफॉर्म्ड बाय द पुअर इन विलेज, जो किए जाते हैं गांव में गरीब लोगों के द्वारा। इन द थर्ड लाइन, तीसरी पंक्ति में, द यूज ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट, कमाल का यूज किया है। प्लोमैन, प्लॉट्स, होमवर्ड्स, हिज वेरी वे। इन द थर्ड लाइन, तीसरी लाइन में जो यूज है ट्रांसफर एपिथेट का, इसे प्रेजवर्दी, काबिल तारीफ है। ठीक है, और भी क्रिटिकल नोट्स लिख सकते हो कि ये जो पोएम है इसकी रैम है, बहुत ही ब्यूटी है। तो क्रिटिकल नोट्स 2 ही ठीक है, और भिन्न भिन्न जो स्टेंजाज हम करेंगे आगे, उनमें भिन्न भिन्न क्रिटिकल नोट्स लिखेंगे। ठीक है, रेफरेंस लगभग समान रहेगा सब में, कंटेक्स्ट भी लगभग समान रहता है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन चेंज होगा। और एक्सप्लेनेशन आप कक्षा फर्स्ट ईयर में सीख के भी आए हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। अगली जो क्लास है वो अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। बी सेफ, स्टे होम एंड कीप लर्निंग विद अस। थैंक्स।